जैसे कि जानवर करते हैं। जैसे पुराने जमाने में हम किताबों में पढ़ते हैं ना कि आदमी गुफा से बाहर निकलता था, पत्थरों से या लकड़ी से वो शिकार करता था, शिकार को कच्चा खा लेता था, फिर एक दिन आग में गिर गया तो भूनकर खाना शुरू कर दिया। या फिर वो लोग अपने आप की रक्षा करने के लिए पेड़ों पर चढ़ते थे, आग जलाते थे, गुफा के अंदर रहते थे, तो वो खुद के खाने के लिए और रहने की चर्चा करते थे। हमारे ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने रहने खाने की चर्चा नहीं की, उन्होंने इस जीवन की, इस जगत की, इस ब्रह्मांड की चर्चा की है, उन्होंने मन की बात की है, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है उसकी बातचीत की है। तो हमने हजारों साल पहले से काल गणना पूरी दुनिया को दी है। हमारे यही से ये काल गणना, ये दिन, ये महीने, जैसे अपने यहां जितने भी वार हैं, सप्ताह के वार हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जो पूरी दुनिया में दिया गया है वो केवल भारत की ओर से दिया गया है। जैसे अपने यहां एक शब्द आपने सुना होगा, हफ्ते में एक वार आता है रविवार, जिस दिन छुट्टी होती है। रवि किसका नाम है? सूर्य का नाम है। सूर्य को ही एक और दूसरे नाम से कहते हैं आदित्यवार। आदित्यवार बाद में बदलते बदलते इतवार बन गया, और इसी रविवार को, रवि माने सूर्य, सूर्य माने सन, संडे के नाम से विदेशियों ने यूं का यूं कॉपी करके पेस्ट कर लिया। तो पूरी दुनिया में एक सप्ताह होता है और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यह कॉन्सेप्ट देने वाला भारत है। तो अपने भारत में जो कैलेंडर पुराने जमाने से पंचांग, भगवान राम का जन्म हुआ, उसके नक्षत्रों की स्थिति, उसके ग्रहों की स्थिति आज भी वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण में लिखी हुई है। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए कि हमारे कृष्ण जी की जयंती कब आएगी, उस समय क्या नक्षत्रों की स्थिति रही होगी, राम जी की जयंती कब आएगी, हनुमान जयंती कब आएगी, ये सारी चीजें हमारे पंचांगों में हजारों लाखों सालों से, पीढ़ियों से हमारे पंडित जो कभी एस्ट्रोनॉमी की, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने कभी दूरबीन नहीं रखी, जो कभी हवाई जहाज में बैठकर दूसरे ग्रहों में नहीं गए, आसमान में नहीं गए, वो अपना पंचांग देखकर यहां तक बताते रहे। और ये जो पंचांग का सिस्टम है, ये भारत के उत्तराखंड में भी वही है, भारत के दक्षिण में भी वही है, भारत के पूर्वोत्तर के किसी राज्य में चले जाएं तो वहां का पंडित भी पंचांग देखकर आपको एक एक स्थिति के बारे में बता देता है। तो ये कालगणना प्राचीन भारत से चली हुई थी। भारत से होते होते ये कालगणना विदेशों में पहुंची। अब क्योंकि भारतीय जो कालगणना है वो सूर्य की गति के आधार पर भी है, पृथ्वी की गति के आधार पर भी है, चंद्रमा की गति के आधार पर भी है और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर भी है। तो तीनों की कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। किसी बच्चे को आप कहें कि 2 और 2 4 करना है और बहुत सारी संख्याओं का गुणा भाग करना है, तो एक उसको मुश्किल तरीका बताया जाए जो एक्यूरेट है, वो आसान तरीका खोजने की कोशिश करेगा कि मैं 2 और 2 4 करना है, तो उंगलियों से जैसे लाइन खींचकर 2 और 2 4 करते हैं, तो वैसे करना मेरे लिए आसान है। मैं जोड़ घटा गुणा भाग या ट्रिग्नोमेट्री का पालन करूंगा तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो आसान करने के चक्कर में उन्होंने कुछ चीजें तो अपना ली और बाकी चीजें उन्होंने अपने आप को सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि उनका विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, उन्होंने उसके अंदर जोड़ घटा गुणा भाग अपनी ओर से करना शुरू किया, बदलाव शुरू किया। तो सबसे पहले रोमन कैलेंडर पूरे यूरोप में चलता था। उस रोमन कैलेंडर में केवल 10 महीने होते थे। देखिए ये जो कैलेंडर आज चल रहा है, ये कैलेंडर किसी वैज्ञानिक गणित के आधार पर नहीं है, इसके अंदर बहुत सुधार होते गए हैं और यह कैलेंडर जबरदस्ती का 17वीं शताब्दी में थोपा गया है। 300 400 500 साल पहले तक इस अंग्रेजी कैलेंडर का दुनिया में कोई भी देश पालन करने वाला नहीं था, कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो। प्राचीन रोमन कैलेंडर में केवल 10 महीने होते थे और वर्ष का शुभारंभ 1 मार्च से माना जाता था। बहुत समय बाद 713 ईस्वी पूर्व इसमें जनवरी और फरवरी का महीना जोड़ा गया और सबसे पहले 153 ईस्वी पूर्व इसमें 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू किया। उसके बाद 45 ईस्वी पूर्व जब रोम के तानाशाह जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की, तो यह सिलसिला बरकरार रखा गया कि चलो हम 1 जनवरी से ही नया साल मनाएंगे। और ऐसा करने के बाद जूलियस सीजर ने पिछला साल यानी ईसा से पहले 46 वर्ष पूर्व को एक साल, जो ईसा से 46 वर्ष पूर्व का एक साल 445 दिन का करना पड़ेगा। और इस जो 2000 साल पहले लगभग 46 वर्ष पूर्व के उस एक साल को ईयर और कंफ्यूजन कहा जाता है, ईयर ऑफ कंफ्यूजन कहा जाता है, क्योंकि उसके एक साल के दिन उन्होंने एडजस्ट करने के लिए 445 करने पड़े थे। मतलब कोई विज्ञान नहीं, राजा ने कह दिया उसको मना लिया। देखिए पूरी दुनिया के जितने कैलेंडर हैं, भारत के अंदर बहुत से संवत रहे हैं,
भारत के अंदर सप्तऋषि संवत है, शक संवत है, विक्रमी संवत है, कलयुग संवत है। तो ये सारे संवत गणित की कैलकुलेशन के आधार पर हैं। इनकी कुछ नियम बने हुए हैं, उसी नियम के आधार पर ये कैलेंडर काम करते हैं। लेकिन यदि हम विदेशी कैलेंडर की बात करें तो ये विदेशी कैलेंडर राजाओं की तुगलकशाही के आधार पर हैं। मैं आपको इसके पूरे एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। 1 जनवरी को नया साल मनाने का चलन 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रारंभ हुआ। दुनिया भर में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो रोमन कैलेंडर से 1582 ईस्वी में एक पोप था ग्रेगरी अष्टम, उसने देखा कि इसके अंदर गड़बड़ बहुत है और यह दुनिया में चल नहीं सकता, इसके अंदर कोई भी वैज्ञानिकता या गणित की कैलकुलेशन नहीं है। तो उस समय उन्होंने इसके अंदर शोध किया और इसके अंदर एक लीप ईयर का प्रावधान दिया कि ये जो 4 साल के अंदर ये जो 1 दिन की गड़बड़ होती है इसको भी हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। और उसको उन्होंने शोध करके उसको उन्होंने ठीक करके उसमें उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को नया साल हम मनाना शुरू करेंगे। उससे पहले क्या मनाते थे? उससे पहले 14 जनवरी को नया साल मनाया जाता था। और अभी भी, आज भी यदि हम बात करें तो पूरी दुनिया में रूस, जॉर्जिया, यरूशलेम, सर्बिया आदि ऐसे देश हैं जो चर्च के एक दूसरे पंथ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स को मानते हैं। वो इस नए साल के इस कैलेंडर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि 1 जनवरी को हमारा नया साल नहीं होता, हमारा नया साल तो 14 जनवरी को होता है, क्योंकि ईसाइयों में चर्च की पुरानी मान्यता यही थी कि हम 14 जनवरी को नया साल बनाएंगे। अब देखिए इनकी मूर्खता और कितनी है। रोमन एक सम्राट हुआ है रोम्युलस, उसने कैलेंडर बनाया, वो 10 महीने का था। अब 10 महीने के उस कैलेंडर में बाद में वहां पर एक सम्राट और हुआ पोम्पिलस, उसने इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी का महीना और जोड़ दिया और इस कैलेंडर में 12 महीना होना शुरू हुआ और 12वां महीना फरवरी होता था। 10 महीने थे तो 11वां जनवरी और 12वां फरवरी होता था। और उसके बाद जूलियस सीजर सिंहासन पर बैठा तो उसने जनवरी महीने को साल का पहला महीना घोषित कर दिया। मतलब राजा की मर्जी है उसने कौन से महीने को क्या नाम दिया। हमारा जो विक्रमी संवत है, हमारा जो भारतीय काल गणना का सिद्धांत है, उसमें किसी राजा की मनमर्जी के आधार पर कोई महीना शुरू नहीं होता या कोई वार शुरू नहीं होता, राजा की मर्जी के हिसाब से नहीं चलता। अब उसके बाद इस कैलेंडर के 5वें महीने में क्विलिटस, इसका नाम क्विलिटस था, इसी महीने में जूलियस सीजर का जन्म हुआ था। तो जूलियस सीजर ने इस क्विलिटस का नाम बदलकर जूलियस रख दिया और यही जूलियस बाद में बदलते बदलते जुलाई का महीना हो गया। जूलियस सीजर के बाद ईसा पूर्व 37 साल ईसा पूर्व ओक्टेवियन नाम का एक रोम में सम्राट बना। उसके महान कार्यों को देखते हुए उसे कुछ उपाधियां दी गई, अगस्टस की उपाधि दी गई। उसने अगस्टस की उपाधि देने के बाद उसने अपने आप को ये सोचा कि ये मैं भी अपने नाम से अपना कोई महीना रखूं। तो उस समय तक 8वें महीने का नाम सेबिस्टालिस था। सम्राट ने अगस्टस के नाम पर, अपने नाम पर उस महीने का नाम रख दिया। अब अपने महीने के ऊपर जो अगस्टस नाम था उसके ऊपर नाम रखा, जो आज बिगड़ते बिगड़ते अगस्त हो गया। अब उस राजा ने देखा कि 7वां महीना जो जुलाई का है, जो जूलियस सीजर के नाम पर है, जुलाई का महीना है, वो 31 दिन का है और मेरे नाम पर, अगस्टस के नाम पर जो महीना रखा हुआ है उसमें केवल 30 दिन है। तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उसने कहा कि जुलाई का महीना मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। यदि जुलाई के महीने में 31 दिन है तो मेरे महीने में, यानी अगस्टस के नाम के महीने में, अगस्त के महीने में 30 दिन नहीं हो सकते। तो मेरे नाम के महीने में भी 31 दिन किए जाए तो फरवरी जो उस समय 30 दिन का होता था उसमें से 1 दिन काटकर अगस्त में जोड़ दिया गया, ताकि उस राजा के महीने में जूलियस सीजर के महीने से कम दिन ना रहे। मतलब क्या है कि काल गणना का कोई हिसाब किताब नहीं, महीने के दिनों का कोई हिसाब नहीं, महीने के दिनों की कोई कैलकुलेशन या गणना चंद्रमा या सूर्य की गति के आधार पर नहीं, केवल पृथ्वी के 365 दिन के एक रूट को एक साइकिल मानकर उसको 12 हिस्सों में मनमर्जी में डिवाइड कर दिया, फिर उसको 7 दिन में डिवाइड कर दिया, फिर उसको 24 घंटे के अंदर डिवाइड कर दिया। अब बिना वैज्ञानिक आधार के ऊपर ऐसे राजाओं की तुगलकशाही के ऊपर यह कैलेंडर बना हुआ है। तो क्या आप इसको वैज्ञानिक कैलेंडर मानेंगे? और भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान कितना रहा है इसकी भी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। देखिए, लगभग 400-500 साल पहले गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक होता था। 500-600 साल पहले तक पूरे यूरोप को और पूरी दुनिया को यह नहीं पता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है।
बहुत से ऐसे धर्मग्रंथ हैं जो ये कहते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। सारे धर्मग्रंथ आज भी ये कहते हैं, 500 साल पहले तक ये कहते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। उस समय भारत में आर्यभट्ट से लेकर भारत के वाराहमिहिर से लेकर पता नहीं कितने वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने केवल यह नहीं बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, पृथ्वी की परिधि को 1-1 किलोमीटर के एक्यूरेसी के साथ उन्होंने उस समय बता दिया। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बताई है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई है, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी, सूर्य की दूरी और तीनों की आपसी गति के बीच में जो सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, उसको बहुत डिटेल से अपने भारत में बताया गया है। तो लाखों सालों से सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, और इसके लिए किसी दूरबीन की, किसी सुपर कंप्यूटर की मदद नहीं लेते थे। अपने गांव का अंतिम एक पंडित, एक साधारण पंचांग पत्रा खोलने वाला, थोड़ी सी जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी बहुत एक्यूरेसी के साथ ये बता देता था। और ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कैलकुलेशन है, ये 100-200 साल के अंदर पश्चिम के वैज्ञानिकों ने खोजी है। नासा भी इसकी कैलकुलेशन बहुत बारीक कैलकुलेशन मानता है कि सूर्य ग्रहण के बारे में बिना किसी आधुनिक यंत्रों के यदि हमें केवल गणित के सूत्रों के आधार पर उसकी कैलकुलेशन करनी हो कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, कहां पर, कब होगा, कितनी देर का होगा और किस हिस्से से दिखाई देगा, किस हिस्से के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बहुत गहरी गणितीय कैलकुलेशन आज भी नासा मानता है। और ये गणित की कैलकुलेशन, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पूर्वज सदियों से करते रहे और केवल करते नहीं थे, उन्होंने इस कैलकुलेशन को नीचे एक-एक पीढ़ी तक, एक-एक गांव तक, गांव के अंतिम पंडित तक, पुरोहित तक, एक-एक व्यक्ति तक, जब यज्ञ करता था तो यज्ञ करते हुए भी वो अपने सृष्टि कब प्रारंभ हुई उससे लेकर वो अपनी काल गणना के साथ, क्षेत्र के साथ अपने आप को जोड़कर संकल्प करता था। तो ऐसा भारत का ज्ञान विज्ञान रहा है। पश्चिम का कैलेंडर कैसा है? राजा की मर्जी है, उसने कहा 30 दिन का होगा तो 30 दिन का होगा, 14 जनवरी से होगा तो 14 जनवरी से होगा, 1 जनवरी से होगा तो 1 जनवरी से होगा। मेरे महीने के नाम पर महीने का नाम करना है तो उसके महीने के नाम पर उसके महीने का नाम कर दिया गया। अब जब इस कैलेंडर के अंदर बहुत गड़बड़ थी और किसी भी तरीके से वैज्ञानिक नहीं था, बस उन्होंने अपने इस कैलेंडर को अपनाया हुआ था, क्योंकि उनको इतनी कैलकुलेशन नहीं आती थी जो हमारे भारतीय लोगों को आती थी। उनको उस समय तक, देखिए 1582 में जब इस कैलेंडर का सुधार किया गया, तब तक उनके मन में ये भ्रम की स्थिति थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो साल की गणना कैसे करेंगे, वो बाकी सारी कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं। तो उस समय पर एक पोप ग्रेगरी हुआ, उसने देखा कि इसके अंदर तो बहुत गड़बड़ है और ये गड़बड़ यदि बाहर पता लगती है तो सारी दुनिया हमारे ऊपर हंसने वाली है। उसने इस कैलेंडर का नाम बदलकर ग्रेगोरियन कैलेंडर कर दिया, जो आज का कैलेंडर हम देखते हैं। अब उसके बाद सन 1752 में फिर इसमें के अंदर संशोधन किया गया। क्यों? क्योंकि गुंजाइश है संशोधन करने की। तो 1752 में इसके अंदर जो संशोधन किया गया, उस 1752 में सितंबर में 1752 में 2 तारीख के बाद सीधे 14 तारीख करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि भूल चूक पीछे से चली आ रही थी, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर नहीं था, राजा के आदेश पर था। तो 2 तारीख के बाद 1752 में, आज से लगभग 250 साल पहले, इसमें सितंबर में 2 तारीख के बाद सीधी 14 तारीख आई। और 14 तारीख आने के बाद जब उसको बैलेंस किया गया, संतुलित किया गया, तो सितंबर केवल 19 दिन का था। और फिर इस सुधरे हुए रूप को फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने कहा कि अभी हमने ये कैलेंडर थोड़ा ठीक ठाक कर लिया। इस कैलेंडर को शुरुआत में, मतलब आज से 250 साल पहले तक केवल पुर्तगाल ने, जर्मनी ने, स्पेन ने और इटली ने अपनाया था। 17वीं शताब्दी के बाद स्वीडन और डेनमार्क ने इसको लागू किया। 1752 में इंग्लैंड और यूएसए ने इसको चालू किया। 1873 में जापान में इसकी थोड़ी सी मान्यता मिली। 1911 में चीन के सम्राट ने इसको अपनाया। और उसके बाद इंग्लैंड के जितने गुलाम देश थे 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंत में जितने गुलाम देश थे, उन गुलाम देशों पर जबरन यह कैलेंडर थोपा गया था। यह कैलेंडर कोई गर्व और गौरव का प्रतीक नहीं है।
ये कैलेंडर वैज्ञानिक नहीं है, ये कैलेंडर विज्ञान की किसी कैलकुलेशन पर आधारित नहीं है, इस कैलेंडर में किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का हिसाब किताब नहीं है, इस कैलेंडर से किसी भी ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति का हिसाब किताब नहीं लगता। ये केवल राजनीतिक तौर पर जो गुलाम देश थे उनके ऊपर जबरदस्ती लागू किया गया था कि तुम्हें इस कैलेंडर को अपनाना पड़ेगा। अब आप निर्णय कीजिए, हमारी गुलामी के दिनों में, अंग्रेजी शासन के दौर में जब हमारा भारत गुलाम था, उस समय हमारे ऊपर जबरन कोई चीज थोपी गई थी, तो हमें उस चीज को मन से अपनाना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए, या उसकी देखा देखी हमें अपनी भारतीय संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति के पीछे चलना चाहिए। विदेशी संस्कृति के पीछे चलते हुए रात को 12 बजे शराब पीनी चाहिए, 1 जनवरी को सबको बधाइयां देनी चाहिए, सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए, 1 जनवरी को 31 दिसंबर को कुछ भी बदलाव नहीं होता। अब भारत की मान्यताएं क्या थी, भारत क्या था, उसकी भी हम बात करते हैं। ये तो हमने अंग्रेजी की बात की, और आज भी देखिए थाईलैंड में जो नववर्ष मनाया जाता है वो 13 से 16 अप्रैल के बीच में अलग कैलकुलेशन से मनाया जाता है। मतलब वो भी अपने वैज्ञानिक तरीके से नववर्ष मनाते थे, अंग्रेजी नववर्ष को नहीं मनाते। म्यांमार में तिजान के नाम से नववर्ष मनाया जाता है, वो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। जापान में 20 जनवरी से फरवरी के बीच में वो अपना नववर्ष मनाते थे। अफगानिस्तान में अमल के नाम से नववर्ष मनाया जाता है, वो 31 मार्च के आसपास मनाया जाता है। और रूस, सर्बिया, जॉर्जिया, बहुत से ऐसे देश हैं जो आज भी कहते हैं कि हम 1 जनवरी को अपना नववर्ष नहीं मनाते, हमारा नववर्ष तो 14 जनवरी को शुरू होता है। इसमें जो दूसरे देश हैं जो 1 जनवरी को नहीं मनाते, तो 1 जनवरी को नववर्ष मनाने का कोई भी, ना तो कोई खगोलीय कारण है, ना कोई गणित का कारण है, ना कोई मौसम का कारण है, ना कोई फाइनेंशियल ईयर का कारण है। ये तो राजाओं की, उस समय जो यूरोप के राजा हुए, रोमन राजा हुए, उन राजाओं की मूर्खता का प्रतीक है कि उन्होंने एक आदेश पारित किया कि नया साल 1 जनवरी से होगा, और वो क्योंकि राजा थे उन्होंने उसको अपनाया, और उसकी देखा देखी हम गुलामी के समय में थे, तो गुलामी के समय में ये जबरन हमारे ऊपर थोपा गया एक त्योहार है जिसको मनाने के लिए हम कतई बाध्य नहीं हैं। और आज आजादी के लगभग 70 सालों बाद भी हम इस अंग्रेजी त्योहार को मनाते हैं, तो ये पूरी तरह से हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है। और हम भारत जैसा वो देश जिसने गणितीय कालगणना कैसे की है, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूंगा। देखिए गणितीय काल, फ्रांस, श्रीलंका, कंबोडिया, ये इनमें से भी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो 1 जनवरी को अपना नववर्ष मनाता हो। तो हम भारत ऐसे गुलाम नहीं। और भारत के अंदर तो देखिए गुड़ी पड़वा है, तमिल का नववर्ष अलग तरीके से मनाया जाता है, तेलुगु में अलग तरीके से मनाया जाता है, गुजराती नववर्ष की अपना एक अतीत है, महाराष्ट्र में नववर्ष को गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है, इधर पोंगल के नाम से मनाया जाता है, असम में नववर्ष को कुछ और नाम से मनाया जाता है, उत्सव के साथ, त्योहार के साथ मनाया जाता है। तो देखिए भारत में हमारे ऋषि कैसे रहे हैं। भारत में एक हमारे ऋषि हुए हैं दीर्घतमस के नाम से। उस ऋषि ने उस समय अपनी नंगी आंखों से सूर्य के ऊपर शोध किया, सूर्य के ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करते करते वो अंधे हो गए। उनका नाम दीर्घतमस था, सूर्य के ऊपर शोध किया। हमारे वेद, दर्शन, उपनिषदों में काल गणना के बारे में, खगोल ज्ञान, विज्ञान के बारे में पूरी तरह से चीजें रखी हुई हैं। छोटी सी चर्चा आपके सामने करता हूं। देखिए हमने क्या क्या गणना की है। आर्यभट्ट हमारे यहां हुए हैं। आर्यभट्ट ने सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, चंद्र ग्रहण का समय, सूर्य ग्रहण का समय, ये तो सब बताया ही बताया है। देखिए आज से 600 साल पहले जब गैलीलियो को केवल इस बात के लिए फांसी दी जा रही थी, सूली पर लटकाया जा रहा था, मृत्युदंड दिया जा रहा था, कि केवल उसने ये कह दिया कि चर्च ये मानता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता था। गैलीलियो ने केवल यही भूल की, उसने कहा कि सच तो ये है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अब यह मान्यता, पूरी ईसाई मान्यता बाइबल के अगेंस्ट जाती है, बाइबल के विरुद्ध जाती है। तो पूरे चर्च के लोग खड़े हो गए, गैलीलियो को बालों से पकड़कर घसीटकर जेल में डाला गया, और उससे कहा गया कि तुम वो पुस्तकें जला दो जो तुमने लिखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। और उसको झूठ बोलकर मृत्युदंड उसको दिया गया, और उस मृत्युदंड देने के 400 साल बाद उसी चर्च को माफी मांगनी पड़ी कि गैलीलियो ठीक था, हम गलत थे। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, वो ठीक था और हमारी मान्यता गलत थी। और उससे पहले हमारे आर्यभट्ट ने
क्या कहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। केवल यह नहीं बताया, उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी का सर्कमस्टांस कितना है। उस समय उन्होंने बताया कि पृथ्वी की परिधि 39,668 किलोमीटर है। और आज आधुनिक यंत्रों से जब सब कुछ बना लिया है, पृथ्वी की परिधि को हम नापते हैं तो वो परिधि है 40,075 किलोमीटर। और ये जो एरर है ये 0.2% का है। मतलब जो एरर विज्ञान स्वीकार करता है इतने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में, उससे भी कम एरर से आर्यभट्ट ने सैकड़ों साल पहले पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है यह नहीं बताया, पृथ्वी की परिधि कितनी है यह बता दिया। कितना बड़ा विज्ञान होगा। उसने कोई उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव की यात्रा नहीं की, तो आप गणितीय कैलकुलेशन देखिए उसकी कितनी बड़ी रहेगी। बुध की दूरी कितनी है, शुक्र की दूरी कितनी है, मंगल की दूरी कितनी है, गुरु की दूरी कितनी है, शनि की दूरी कितनी है, यह तक आर्यभट्ट ने सैकड़ों साल पहले बनाया। चांद का चक्कर कितने समय में लगाता है, ग्रहण क्यों लगता है, क्या समय रहेगा, इसका फार्मूला भी बताया, कितनी देर रहेगा। पाई की वैल्यू, जब पूरी दुनिया संघर्ष करती थी तो पाई की वैल्यू को उन्होंने केवल पाई की वैल्यू नहीं बताई, बल्कि पाई की वैल्यू को 4 अंकों तक बिल्कुल एक्यूरेट बताया, जो आज कंप्यूटर बताता है।